हेलो एवरीवन, जैसे आप टाइटल देख ही चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं आईसीआर 2015 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए एग्रीकल्चर से संबंधित उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है सर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है सर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आम की पूरी तरह उगे हुए वृक्षों की बाग में उगाई जाने के लिए उपयुक्त अंतर फसल कौन सी है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आम का है, जो कंप्लीट एक तैयार प्रोडक्ट्स है, तो उसके चारों ओर अगर आपको इंटरक्रॉप लेनी है तो आप किसका लोगे, अर्थात सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, अदरक होती है। कौन सी होती है, अदरक को आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंचाई क्षेत्रों में आम की रोपाई कब की जाती है, अर्थात यहाँ पर आपसे स्पेशली दे रखा है एरिया कि सिंचाई जो एरिया है, ठीक है, सिंचाई जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर आम की रोपाई कब करनी चाहिए, इसकी जो प्लांटिंग करनी चाहिए, जो प्लांटेशन इनका करना चाहिए, किया जाना चाहिए अप्रैल से मई के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस फसल के लिए पेड़ को अपनाया जाता है। अब पेड़ की फसल आप जानते होंगे कि जिसे आ रहा रेटूनिंग बोला जाता है। ठीक है, एक टर्म आपने सुनी होगी रेटूनिंग। तो रेटूनिंग होता क्या है, ठीक है, रेटूनिंग पेड़ ही होता है और इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। और ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेड़ की फसल किस में लेते हैं, तो यार हाँ गन्ने में लेते हैं। ठीक है, अब ये होती क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए आप जो गन्ना है, ठीक है, गन्ने की खेती कर रहे हो, तो इसे हार्वेस्ट करने के बाद, गन्ने को हार्वेस्ट करने के बाद जो डंठल रह जाता है, थोड़ा सा वो जो तना बच जाता है, तो इससे जो थोड़ा वो डंठल रह जाता है या थोड़ा वो जो स्टेम रह जाता है, इसी से क्या हो नेक्स्ट क्रॉप को लेना है, क्या कहलाता है, रेटूनिंग या फिर पेड़ी की फसल कहलाता है। अब इसमें होता क्या है यार, हाँ ये यानी कम समय तो लगता है पेड़ी की फसल लेने में, यार हाँ कम समय तो लगता है, लेकिन इसमें यार हाँ कम उपज भी लगती है। ठीक है, यानी जो उपज है वो भी कम प्राप्त होती है, लेकिन इसमें क्या होता है इनको यानी जल्दी से पक जाती है, जल्दी से आपकी फसल तो आ जाएगी, लेकिन इससे क्या होगी उपज बजाय जो फर्स्ट क्रॉप लेते हैं इसकी बजाय इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, याद रहेगा कि यार हाँ जो डंठल बच जाता है गन्ने का, उसी से नेक्स्ट क्रॉप लेना क्या कहलाता है, पेड़ी कहलाता है। और पेड़ी में होता क्या है, यार कम समय में पक तो जाती है, लेकिन क्या होता है जो उत्पादन क्षमता होती है इसकी कम होती है, अर्थात उत्पादन इससे कम प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं है, तो यार गेहूं एक लॉन्ग डे प्लांट होता है। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि मैंने शायद पिछली वीडियो में गलत बता दिया था आपको, शॉर्ट डे बुलाया था। ठीक है, राइस तो क्या होता है, राइस एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, लेकिन अगर आप पूछ लिया जाता है गेहूँ क्या होता है, तो गेहूँ यार एक लॉन्ग डे प्लांट होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहीं आपसे बोलना चाहूँगा कि बाई चांस अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो आप बता सकते हो, उसे मैं क्लियर कर सकूँ, क्योंकि यार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसमें मेरी भी कोई नहीं है, तो मैं कोई बड़ा इंसान हूँ नहीं, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। ठीक है, तो मेरे से भी गलती हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बता दिया करो जिससे कि उसे क्लियर किया जा सके और दूसरे को गलत याद ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए फल व सब्जियों में किया जाने वाला तप्त जल उपचार कहलाता है। तो यहाँ तो तप्त अर्थात यहाँ जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है फल और सब्जियों का, तो उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ये किया जाता है ब्लांचिंग। किस नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है ब्लांचिंग। और यहाँ ब्लांचिंग सबसे ज़्यादा किसमें की जाती है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है तो ये सबसे ज़्यादा की जाती है कॉलीफ्लावर में की जाती है। किसमें की जाती है, कॉलीफ्लावर में सबसे ज़्यादा की जाती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉलीफ्लावर में जो ब्लांचिंग क्रिया की जाती है तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, मेन यानी जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ जो कॉलीफ्लावर में जो ब्लांचिंग क्रिया की जाती है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है यहाँ जो येलोविंग होती है, येलोविंग और जो ब्राउनिंग क्रिया होती है, यार हाँ कॉलीफ्लावर में जो येलोविंग और जो ब्राउनिंग जो क्रिया होती है, तो इनको ये ना हो, इन क्रियाओं को रोकने के लिए, इसके साथ साथ यहाँ अच्छा फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए क्यों की जाती है ब्लांचिंग। यहाँ कॉलीफ्लावर में येलोविंग और ब्राउनिंग जो क्रिया है इनको रोका जा सके, इसके साथ साथ जो अच्छा उसका फ्लेवर है उस फ्लेवर को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर जो फ्लेवर है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ ब्लांचिंग क्रिया की जाती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि गाय के कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन अंश कितना होता है। तो इसलिए आपको पता होगा, अगर आपसे पूछ लिया गाय के कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन कितना होता है, तो होता है 15.5 होता है। कितना होता है, 15.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हरा भृंग किस फसल का प्रमुख नासी कीट होता है, अर्थात यार एक्यूमेन इंसेक्ट किसका होता है, तो ये होता है आलू का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अल्पावधि फसल तोरिया मुख्यतः कब उगाई की जाती है, अर्थात यार इसकी जो सोविंग की जाती है ये कब की जाती है, तो ये की जाती है ग्रीष्म मौसम में की जाती है। कब की जाती है, इसकी जो सोविंग की जाती है या फिर जो ये फसल ली जाती है ये किस सीजन में ली जाती है, ये
ली जाती है, ग्रीष्म मौसम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो स्पेशली याद रखना इसको कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है बीजोपचार के लिए सामान्यतः थायरम का उपयोग किस दर पर किया जाता है, किस दर पर किया जाता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं थायरम, तो इसकी जो मात्रा ली जाती है ये ली जाती है यहाँ 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड, अर्थात यहाँ 1 किलोग्राम बीज को ट्रीटमेंट करने के लिए केवल यहाँ थायरम की केवल 2 ग्राम मात्रा अप्लाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं गेहूं में जो सिंचाई की जाती है ये कितनी स्टेज पर की जाती है, ये की जाती है मुख्यतः 6 स्टेज पर की जाती है। कितनी स्टेज पर की जाती है, 6 स्टेज पर की जाती है। इसमें से मैं एक स्पेशली आपको बता देता हूँ जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होती है CRI स्टेज। CRI स्टेज होती है ये कितने दिन बाद में निकलती है, अर्थात यहाँ ये निकलती है 21 दिन बाद, अर्थात यहाँ 21 दिन बाद में निकलती है। सोविंग करने के 21 दिन बाद में यहाँ CRI स्टेज निकलती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन होती है। जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ क्राउन रूट इनिशिएशन होती है। और इसको सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, BL भारद्वाज के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था, सबसे पहले CRI स्टेज को इसे देखा गया था BL भारद्वाज के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेज को मैंने क्लियर कर दिया है जिससे कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक कमेंट करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको कमेंट करना है, लाइव में कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि जो छठी स्टेज होती है, अर्थात यहाँ जितनी भी जो होती है, जितनी भी जो सिंचाई की अवस्थाएं होती है गेहूं में, वो कौन कौन सी होती है और कितने दिन बाद में निकलती है, और इनकी अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक है तो शॉर्ट ट्रिक को भी आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट कमेंट करना है कि जो छठी स्टेज है, अर्थात छठी यानी मतलब फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, फिफ्थ कौन सी है और सिक्स कौन सी है, ये सभी स्टेज आपको लिखनी है। अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक है तो शॉर्ट ट्रिक भी आप कमेंट करोगे। ठीक है, डायरेक्ट कमेंट करना, अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके अगर नहीं आती है तो कमेंट करना, आपके लिए नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसू से अड़साली गन्ना की फसल की अवधि क्या है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर बात करते हैं अड़साली गन्ना, तो अड़साली गन्ना की जो लाइफ साइकिल होती है, अर्थात यहाँ लाइफ अर्थात फसल की अवधि कितनी होती है, ये होती है 18 मंथ होती है। कितनी होती है, 18 महीने होती है। और अगर बात करते हैं इसकी जो सोविंग की जाती है, इसकी जो बुआई की जाती है, ये कब की जाती है, ये की जाती है जुलाई मंथ में की जाती है। कब की जाती है अड़साली गन्ने की बुआई, ये की जाती है जुलाई मंथ में। और अगर बात करते हैं इसकी अवधि क्या होती है फसल की, ये होती है 18 महीने होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है द्वितीयक पोषक तत्व तो कौन कौन से होते हैं, तो इजीली आपको पता होगा यार। हाँ, अगर बात करते हैं प्राइमरी, तो प्राइमरी तो कौन कौन से होते हैं, NPK होते हैं, अर्थात यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं सेकेंडरी, तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। ठीक है, प्राथमिक कौन कौन से होते हैं, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। और अगर बात करते हैं सेकेंडरी, तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल अर्थात यहाँ संरचनात्मक हो सकता है, तो कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं CHO होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए थोड़ा सा स्पेशली इसको याद रखना कि अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाता है कि संरचनात्मक तत्व कौन से होते हैं या फिर स्ट्रक्चरल जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं CHO अर्थात यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जायद फसल कब उगाई जाती है, जायद फसल कब उगाई जाती है, तो जायद स्पेशली आपको पता होगा फरवरी से मंथ जो मई का मध्य होता है, तो इसके मध्य जायद फसल ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पूसा 1509 अर्थात यहाँ 1509 ये किसकी किस्म होती है, ये होती है धान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भैंस का जो दुग्ध काल होता है, अर्थात जो लैक्टेशन पीरियड होता है भैंस का, ये कितना होता है, तो ये होता है 10 से 11 महीने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है, तो इसलिए आपको पता हो गया हाँ सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। इसके साथ साथ यहाँ सोयाबीन से जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इजिली आपको पता होगा यार हाँ कि अगर आप पूछ लिया सोयाबीन, तो सोयाबीन क्या होती है, एकमात्र ऐसी फसल है जिसे अब यहाँ रखना कि दलहन में भी लिया जा सकता है और दलहन के साथ साथ यहाँ इसे तिलहन फसल में भी लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जिन जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर मैं क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए आप इन्हें नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ अगर आप पूछा जाता है सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन से यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि यहाँ दलहन में भी जिसे उगाया जा सकता है और जिसे तिलहन में भी उगाया जा सकता है, तो वो कौन सी होती है, सोयाबीन होती है। इसके साथ साथ एक और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें ऑयल कंटेंट तो कितना होता है, इसमें ऑयल कंटेंट तो कितना होता है और प्रोटीन कंटेंट कितना होता है सोयाबीन में, तो सोयाबीन में तेल ज़्यादा होता है। इस बात का जरूर याद रखना कि तेल इसमें कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, इसमें सॉरी यहाँ पर तेल इसमें कम पाया है। ठीक है, अगर बात करते हैं सोयाबीन में, तो सोयाबीन में जो ऑयल कंटेंट होता है ये तो केवल 20% होता है। लेकिन अगर बात करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, इसमें होता है 45 के समथिंग होता है। कितना होता है,
5 के समथिंग होता है। याद रहेगा, अगर आपसे पूछ लिया सोयाबीन में जो ऑयल कंटेंट होता है ये कितना होता है, ये होता है 20%। और अगर बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट, तो प्रोटीन कंटेंट इसमें कितना होता है, 45% होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 5 एंजाइम पाए जाते हैं, तो 5 एंजाइम किस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। और यहाँ लाइसोसोम को एक नाम और जाना जाता है, एक नाम और से भी जाना जाता है, जो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम अर्थात यहाँ आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है, तो यहाँ आत्मघाती थैली के नाम से किस जाना जाता है, लाइसोसोम को ही जाना जाता है। ठीक है, 5 एंजाइम किस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। और लाइसोसोम के यहाँ इसका जो अदर नाम है या फिर इसका सब नेम क्या होता है, तो इसका सब नेम होता है आत्मघाती थैली। ठीक है, अर्थात सुसाइडल बॉडी के नाम से भी लाइसोसोम को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कपास में फंदा फसल के रूप में उगाई जाती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, फंदा फसल। फंदा फसल यानी जो फंदा फसल होती है इसका मतलब होता है ट्रैप क्रॉप। क्या होती है, इसका इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान रखना है कि फंदा मतलब जो फंदा फसल होती है क्या होती है, ट्रैप क्रॉप होती है। अब ट्रैप क्रॉप होती क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए आपकी मेन क्रॉप यहाँ पर है, मान लीजिए ये आपका फील्ड है, यहाँ पर आपकी मेन क्रॉप आपने ले रखी है और इसकी चारों ओर यहाँ 1 या 2 कतारों में क्या करोगे आप, इसकी जो ट्रैप क्रॉप होती है, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि कपास में फंदा फसल, अर्थात यार हम बीच में तो हमने क्या ले ली, जो हमारी मेन फसल है उस संपूर्ण यानी कपास ही कपास है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या करेंगे, 1 या 2 बॉर्डर क्या कर देंगे, हम भिंडी के ग्रो कर देंगे। अर्थात भिंडी की खेती के लिए यहाँ पर 1 या 2 कतारें लगा देंगे चारों तरफ, जिससे क्या होंगे, जिसके यानी जो कपास के जो इंसेक्ट होते हैं, जो कि यहाँ कपास के जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होंगे यहाँ कि कपास पर नहीं आएंगे, बल्कि क्या होंगे, भिंडी तक ही वो सीमित रह जाएंगे। इसलिए यहाँ इसको लिया सा है ट्रैप क्रॉप के रूप में। ठीक है, समझ आ गया। इसका जो मेन रोल होता है ट्रैप क्रॉप का, इसका मतलब यही होता है कि जो मेन फसल आपकी, तो उनके इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सके, अर्थात उनका एकमात्र यानी एक निश्चित समय तक उसका क्या किया जा सके, उसका नियंत्रण किया जा सके। यही एक मुख्य उद्देश्य होता है ट्रैप क्रॉप का। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है कि ड्रिप सिंचाई विधि विकसित की गई थी, तो ड्रिप सिंचाई कहाँ से ली गई थी, ये ली गई थी इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक है, तो इजीली आपको पता हुआ यार, हाँ भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये माना जाता है वर्गीस कुरियन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एकांतर फलन की समस्या संबंधित है, तो इजीली आपको पता होगा यहाँ, अगर बात करते हैं एकांतर फलन, तो एकांतर फलन किसकी समस्या होती है, ये होती है आम फसल की होती है। अब ये होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 1 साल फल आना, 1 साल फल नहीं आना, 1 साल फल आना, 1 साल फल नहीं आना, 1 साल फल आना और 1 साल फल नहीं आना, अर्थात ये जो संपूर्ण क्रिया होती है इसी को जाना जाता है एकांतर फलन। और एकांतर फलन की समस्या किसमें देखने को मिलती है, मुख्यतः आम फसल में देखने को मिलती है। ठीक है, याद रहेगा एकांतर फलन होता क्या है और ये किससे संबंधित होता है, एकांतर फलन यार रहा 1 साल फल आना, 1 साल फल नहीं आना, अर्थात यहाँ 1 साल तो क्या है ऑन ईयर और 1 साल होती है ऑफ ईयर, तो इसी को बोला जाता है एकांतर फलन। और ये समस्या मुख्यतः किसमें देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है आम में। ओके, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइट्रिक अम्ल बनाने के लिए शर्करा का किण्वन किया जाता है, साइट्रिक अम्ल बनाने के लिए शर्करा का किण्वन किया जाता है, ये किया जाता है एस्परजिलस नाइगर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की जो क्रांतिक अवस्था होती है, क्रांतिक अवधि क्या होती है। अब यहाँ पर याद रखना कि खरपतवार नियंत्रण की भी एक क्रांतिक अवस्था होती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि होती क्या है खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था का मतलब जैसे कि हम बात करते हैं जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, उसी प्रकार यार हाँ उसी जैसे बिल्कुल वैसे ही क्या होती है खरपतवार नियंत्रण की एक क्रांतिक स्टेज होती है। अर्थात यहाँ अगर इस समय तक आप कंट्रोल कर देते हो वीड को, तो इससे किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इससे लेट कर दिया, अगर आपने जब तक, अर्थात यहाँ इसकी जो क्रांतिक अवस्था होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको बता रखी है कि गेहूं की बुआई के बाद जो क्रांतिक अवस्था होती है खरपतवार नियंत्रण की, ये कितने दिन होती है, ये होती है 30 से 35 दिन बाद। अर्थात आपने अगर बुआई के 30 से 35 दिन बाद में खरपतवार नियंत्रण कर लिया, 30 से 35 दिन तक अगर आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे लेट हुए तो आपको फसल में डैमेज देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ फसल का जो उत्पादन है उसमें लॉस देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ जो क्रांतिक अवस्था होती है उसका मतलब यही होता है, अगर आपने उस तक उसको सीमित कर दिया, अर्थात उसका कंट्रोल कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिलेगी या फिर जो खरपतवार का जो अटैक है ये ज़्यादा हो जाता है। ओके, समझ आ गया। उसकी क्रांतिक अवस्था क्या होती है, सेम वैसे ही जैसे कि सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है। सिंचाई की क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है यार हाँ अगर आप उस समय, जिस समय उसकी क्रांतिक अवस्था है, अगर आप उस समय उसको सिंचाई नहीं देते हो, उसका मतलब होता है कि जो फसल का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, सेम दोनों एक ही है, समझ आ गया दोनों टर्म क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रबी मक्का की उन्नतशील किस्म कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, प्रभात होती है। इसके साथ साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि रबी मक्का सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोडक्शन लिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है रबी मक्का का ये कहाँ पर लिया जाता है, किस स्टेट में लिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोडक्शन लिया जाता है ये लिया जाता है बिहार में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है, बिहार में लिया जाता है। अब ये यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा मत करना कि प्रभात तो चने की वेराइटी होती है रबी मक्का की नहीं होती है। तो भाई ये एक वेराइटी ना कितनी भी क्रॉप की हो सकती है, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित होता है न्यू दिल्ली में। अब बोलोगे आप कि ये तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित होता है, तो याद रखना आप, ठीक है, स्पेशली याद रखना इस क्वेश्चन को कि भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है ये अब पुणे महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिला है पुणे महाराष्ट्र, तो पुणे महाराष्ट्र आपका नहीं होगा राइट आंसर, क्या होगा आपका राइट आंसर, न्यू दिल्ली होगा, क्योंकि यहाँ इसे स्थानांतरित कर दिया गया है पुणे से न्यू दिल्ली में, ठीक है। याद रखना स्पेशली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जो करंट डाटा होते हैं उसी से लगभग क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इसलिए यहाँ अगर आपसे ले जाते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए कि सुक्रोज का अणु बना होता है, अर्थात यार किन किन शर्कराओं से मिलकर सुक्रोज का अणु बनता है, तो ये होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये दोनों शर्कराएं मिलकर किस निर्माण करते हैं, यहाँ ये करते हैं सुक्रोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा होता है, तो स्पेशली आपको पता होगा यहाँ भारत में सर्वाधिक जो पशुधन होते हैं, सर्वाधिक जो पशुधन होते हैं ये सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि वीर्य को तनु बनाने के लिए मिलाया जाता है, अर्थात यहाँ उसे तनु करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, तो उसे मिलाया जाता है अंडे की जर्दी को, ठीक है। वीर्य को तनु करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अंडे की जर्दी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो तो इसके राइटर कौन थे, तो यहाँ अगर बात करते हैं ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो पुस्तक थी इसके राइटर कौन थे, एम.एस. रंधावा थे, ठीक है। देख लीजिए एक और बार कि ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तो इसके राइटर कौन थे, तो इसके राइटर थे एम.एस. रंधावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि धूम्रनाल तकनीक संबंधित है, तो इसलिए आपको पता होगा यहाँ जो धूम्रनाल होती है, धूम्रनाल जो तकनीक होती है ये किसमें की जाती है, ये होती है तंबाकू की। और क्यों की जाती है, ये की जाती है यहाँ जो इसका जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ धूम्रपान तकनीक किसमें कर देते हैं, ये अप्लाई जाती है तंबाकू में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि धूम्रनाल जो तकनीक होती है इसका प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो तंबाकू में किया जाता है। अगर आपसे पूछ सकता है क्यों किया जाता है, तो यहाँ इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो गुणवत्ता है, तो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ धूम्रनाल तकनीक तंबाकू में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पक्सिनिया पद संबंधित होता है, तो इसलिए आपको पता होगा यहाँ पक्सिनिया पद, अर्थात यहाँ जो पक्सिनिया स्पीसीज है, तो पक्सिनिया स्पीसीज के द्वारा यहाँ गेहूँ की जो तीनों रस्ट होती है, गेहूँ की रतवा रोग, मतलब रतवा का मतलब होता है रस्ट, ठीक है। जो रोली रोग होता है, रतवा का मतलब क्या होता है, रस्ट। याद रखना रतवा या रस्ट दोनों एक ही होते हैं, या फिर इसे आप रोली रोग भी बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ अगर पूछ लिया ऐसा है कि पक्सिनिया पद, और पक्सिनिया पद का मतलब होता है यहाँ जो पक्सिनिया जो स्पीसीज होती है, पक्सिनिया पद का मतलब होता है पक्सिनिया जो स्पीसीज होती है, तो इसका संबंध किससे होता है, तो पक्सिनिया स्पीसीज के द्वारा यहाँ क्या होती है, गेहूँ की रस्ट रोग होती है, रोली रोग होती है, या फिर रतवा रोग होता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे कि फसल उत्पादन के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होता है, तो इसलिए आपको पता होगा यहाँ अगर बात करते हैं ऑप्टिमम जो पीएच होता है तो ये कितना होता है, ये होता है 6 से 7 होता है, लगभग नगण्य होता है, अर्थात यार जो न्यूट्रल, स्पेशली आपको पता होगा यहाँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट जो पीएच होता है ये कितना होता है, 6 से 7 होता है, और जो कि क्या होता है एक उदासीन होती है, अर्थात यहाँ उदासीन मृदा लगभग जो सभी जो क्रॉप्स होती है, अर्थात जितने भी जो फसलें होती है तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो पीएच होता है ये क्या होता है, 6 से 7 होता है, लगभग उदासीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, स्पेशली याद रखना इसको। तो यहाँ पर आपसे पूछा है तिलहनी फसलों में तेल संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है, तो यहाँ अगर बात करते हैं तेल संश्लेषण या फिर ऑयल सिंथेसिस के लिए, तो ऑयल सिंथेसिस के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है, ये होता है सल्फर होता है या फिर गंधक होता है, ठीक है। सल्फर या गंधक एक ही होता है, दोनों को याद रखना कि सल्फर या गंधक दोनों एक ही होते हैं। लेकिन अगर आप सोच लिया तेल संश्लेषण के लिए, तो तेल संश्लेषण या फिर ऑयल सिंथेसिस के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, ये होता है सल्फर या गंधक होता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना, अगर आप सोच लिया
मोलिब्डेनम किसके लिए होता है आवश्यकता, तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन से लिए जा रहे हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनका सभी का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको लिया ऑयल सिंथेसिस अर्थात यहाँ तेल के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, तो वो होता है सल्फर। और अगर बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब यहाँ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, तो तब आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए सबसे बेस्ट रोल निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताएं मोथा का प्रवर्धन किया जाता है, तो इजीली यहाँ अगर आपसे पूछता है मोथा, तो यहाँ मोथा जिसका नाम क्या होता है साइप्रस रोटेंडर, तो इसका जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये किया जाता है कंद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, साइप्रस रोटेंडर या फिर मोथा का जो प्रवर्धन किया जाता है ये किसके द्वारा, कंद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए गन्ने का जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो इजीली आपको पता होगा यहाँ अगर बात करते हैं गन्ने में बीज उपचार, तो बीज उपचार किया जाता है वीटावैक्स के द्वारा। अब वीटावैक्स को आप याद ना रखें, यहाँ पर आपको स्पेशली याद है एगलाल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यहाँ, एगलाल या फिर एरेटोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप सोच लिया ऐसा है कि गन्ने में जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर आपको वीटावैक्स देखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वीटावैक्स देखने को नहीं मिल रहा है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, एगलाल या एरेटोन होगा। क्या होगा, एगलाल या एरेटोन होगा। ठीक है, इन्हें आप नोट कर सकते हो कि अगर आप पूछ लिया गन्ने में जो सीड ट्रीटमेंट कैसा है अर्थात जो टुकड़ों का जो ट्रीटमेंट किया है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है एगलाल या एरेटोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे NBPGR का फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्पेशली आपको पता होगा यहाँ NBPGR अतला इसका मतलब क्या होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। NBPGR कहाँ पर स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो नई दिल्ली में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि NBPGR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, और ये कहाँ पर स्थित होता है अर्थात इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, ये होता है न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रहेगा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि एक इजी क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है कि डेपोक पौधा अर्थात यहाँ डेपोक विधि में धान की रोपाई के लिए कितने समय में तैयार हो जाती है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो धान की जो डेपोक मेथड होता है तो इसमें जो पौध लगाई जाती है, जो पौध होती है, तो ये पौध ट्रांसफ़र करने के लिए कितने दिनों में उपयुक्त हो जाती है। तो इनके लिए जो टाइम लगता है अर्थात यहाँ नर्सरी से फील्ड में इनको ट्रांसफ़र करने के लिए जितने समय की आवश्यकता होती है वो होता है केवल 11 से 14 दिन। अर्थात यहाँ 11 से 14 दिन में जो पौध होती है नर्सरी से फील्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए उपयुक्त हो जाती है। ठीक है, तो आज का बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दीजिए एक लाइक, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टाइम बहुत टॉप से, जब तक ले जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।